Good morning, students. Today's topic is Indian Constitution. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक क्लास 6 to 10th के सोशल साइंस चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेगा। क्लास 6 to 10th जनरली एक चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आता है। इस चैप्टर में हम ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कंटेंट्स है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी सोसाइटी को, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री रही है वो कैसी है। क्या बहुत पहले से इंडस वैली से ही क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, या फिर बीच में जो अलग अलग मोनार्क आए उस टाइम बना, कौन से टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो ये द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेम करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, कैसे बनाया गया, कौन कौन से सोर्सेज को काम में लिया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है द प्रिम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रिम्बल, जो सबसे पहला हम कह सकते हैं, जो सबसे पहला पेज जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रिम्बल दिया जाता है, जिसे हम प्रस्ताव या उद्देशिका कहते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रिम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सिक्स्थ हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मीन्स कौन कौन से गोल्स अचीव करने के लिए बनाया गया, कि सोसाइटी के लिए बनाया गया तो कौन कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का लक्ष्य क्या रखा गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके लोगों को क्या मिलेगा। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम क्लास 8th में 10th में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बोर्ड क्लासेस में भी, और 6 to 7th भी ये क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो 8th हमारा टॉपिक होगा कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, जब हम सब कुछ सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे तो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष निकलेगा कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए कितना सही रहा, कितना कारगर रहा, और कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल कर पाया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
एक तरह से डेफिनेशन होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट ऑफ रूल्स, कि ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें होती है सब कुछ गवर्न किया जाता है एक सेट ऑफ रूल्स से। सेट ऑफ रूल्स कि एक सेट बनाया गया रूल्स का, नियमों का एक संग्रह बनाया गया है। रूल्स नियमों का एक संग्रह बनाया गया है कि सब कुछ गवर्न किया जाता है, सब कुछ शासित होता है सेट ऑफ रूल्स से। कुछ नियम बनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती है। मतलब सिंपली आपको समझना है कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, एक बुक की तरह समझ लीजिए आप सेट ऑफ रूल्स, कि बहुत सारे रूल्स उसमें लिख दिए गए और ये बताया गया कि सोसाइटी को इस तरह से गवर्न किया जाएगा, उन पे शासन किया जाएगा, या सोसाइटी रन करेगी। तो सब कुछ गवर्न होगा एक सेट ऑफ रूल्स से, नियमों का एक संग्रह बनाया गया, बहुत सारे नियम बनाए गए और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, उन रूल्स के अकॉर्डिंग। देयर आर रूल्स फॉर गेम्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ये कि देयर आर रूल्स फॉर गेम्स, कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स में रूल्स बनाए जाते हैं। मीन्स कोई भी गेम्स बिना रूल्स के नहीं होते, चाहे सिंपल से हाइड एंड सीक जो बच्चों के गेम है वहाँ से लेकर के अगर हम आगे गोल्फ तक भी देखेंगे तो सबके एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं कि किस तरह से इस गेम को प्ले किया जाएगा और फिर विक्ट्री होगी या जो भी लॉस होगा किस तरह से। जैसे कि सोकर गेम का एग्जांपल दे रहे हैं ये फॉर सोशल क्लब, उसी तरह से जो अलग अलग सोशल क्लब बनाए जाते हैं उनके लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं। एंड फॉर एडल्ट्स इन द वर्क प्लेस, और किसी भी कार्यस्थल पे कहीं भी अगर काम करते हैं तो एडल्ट्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि किस तरह से वो काम करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। देखिए सिंपली समझना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, एक नियमों का संग्रह है जो हमें ये बताता है कि हमें किस तरह से रहना होगा किसी कंट्री में या किसी सोसाइटी में, हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। देयर आर आल्सो रूल्स इम्पोज बाय मोरलिटी। अब देखिए देयर आर आल्सो रूल्स इम्पोज बाय मोरलिटी, उसी तरह से बहुत सारे रूल्स इम्पोज किए जाते हैं, हम सब पे लगाए जाते हैं मोरलिटी के लिए कि हम नैतिक बने रहें। मीन्स मोरलिटी का पालन करें, हम नैतिक बने रहें, इसके लिए जैसे कि झूठ नहीं बोलना और इस तरह से मोरलिटी के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे पुराने टाइम से एंशिएंट टाइम से हम हमारे जो सिविलाइजेशन के टाइम से देखें या ऋग्वेद काल से या वैदिक काल से देखते हैं तो बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं कि सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, तो इस तरह के कुछ रूल्स। तो वो रूल्स इम्पोज किया जाता है मॉरलिटी को एनहेंस करने के लिए कि हमारी नैतिकता कैसे बढ़े या नैतिकता कैसे बनी रहे। एंड कस्टम, और हमारी मान्यताओं के लिए, हमारे रीति रिवाजों के लिए। तो हम सब ने देखा हमारे बहुत सारे कस्टम्स बने हुए, किस तरह से मैरिज होगी या और भी अगर कोई हमारे फैमिली गैदरिंग में कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, तो उन सब के कस्टम बनाए गए, मान्यताएं बनाई गई कि ये इस तरह से होगा, एक पूरा ट्रैक बनाया गया है। दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेलिंग अस, तो इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमें ये बताने में कि व्हाट वी शुड एंड शुड नॉट डू, कि कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए एंड शुड नॉट डू, और कौन सा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। एक बार हम सिंपली से समझ लेंगे कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता है, नियमों का एक संग्रह बनाया जाता है, उसे बुक्स में, इन सब जगह बुक्स में या सिंपली किसी जगह उनको लिख दिया जाता है। जैसे कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो इनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ रिटन की बात हो रही है। देयर आर रूल्स फॉर गेम्स, जैसे कि गेम्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, सोशल क्लब्स के लिए बनाए जाते हैं, एडल्ट्स के लिए वर्क प्लेस पे बनाए जाते हैं, और उसी तरह से हमारी मॉरलिटी और कस्टम को एनहेंस करने के लिए भी
ऐसे रूल्स बनाए गए हैं और इन सब में ये बताया गया है कि हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ सोकर, जैसे कि एक सोकर का गेम होता है फुटबॉल जैसा, ए रेफरी, उसमें एक रेफरी होता है, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है, उसी तरह से रेफरी या एम्पायर जो किसी गेम को वॉच करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सबसे सही होगा ऑब्जर्व करते हैं वो कि कहाँ पे चीट हो रहा है या फेयर प्ले हो रहा है, वो एम्पायर रेफरी का काम है उसे देखना। तो उसी तरह से एक सोकर के गेम में एक रेफरी के पास फुल अथॉरिटी है कि वो गेम को ऑब्जर्व करे और अगर किसी प्लेयर को अगर वो चीट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बैन करे। तो इन द गेम ऑफ सोकर, सोकर के गेम में एक रेफरी हैज फुल अथॉरिटी टू एनफोर्स द रूल्स और लॉ ऑफ द गेम ऑन द प्लेयर्स। फुल अथॉरिटी, यहां पर रेफरी के पास पूरी अथॉरिटी होती है एनफोर्स करने की, लागू करने की, द रूल्स, नियमों को लागू करने की पूरी अथॉरिटी दी जाती है, मीन्स शक्ति दी जाती है किसको? रेफरी को, एम्पायर को, कि गेम्स के जो भी लॉ बने, लॉ ऑफ द गेम, लॉ ऑफ द गेम है कि गेम्स के जो भी नियम बने, कानून बने हैं या जो रूल्स बने हैं प्लेयर्स के ऊपर, उन्हें एनफोर्स करने की, पूरी तरह से एनफोर्स करने की, लागू करने की अथॉरिटी दी जाती है रेफरी को, एम्पायर को। उसी तरह से सोकर के गेम का एग्जाम्पल बताया इन्होंने, व्हेन ए प्लेयर डू समथिंग अगेंस्ट द रूल्स, जब एक प्लेयर रूल्स के खिलाफ कुछ करता है, या आपने गेम में देखा होगा, रूल्स के खिलाफ कुछ करेगा मीन्स किसी तरह से वो चीट करने की कोशिश करेगा, बेईमानी करने की कोशिश करेगा। तो व्हेन ए प्लेयर डू समथिंग अगेंस्ट द रूल्स, कि जब एक प्लेयर रूल्स के खिलाफ कुछ करेगा, रेफरी टेक्स एक्शन, उस टाइम रेफरी एक्शन लेगा, एम्पायर एक्शन लेगा, क्योंकि पूरे गेम को ऑब्जर्व कर रहा है रेफरी और रेफरी को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो इन रूल्स को लागू करवाएगा गेम में। तो अगर कोई भी प्लेयर रूल्स के अगेंस्ट कुछ करता है तो रेफरी उस प्लेयर को बैन कर सकता है, लाइक सेंड ऑफ ए प्लेयर एज शोन इन इमेज बिलो, जैसा कि नीचे वाले जो इमेजेस आप देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इमेजेस में इस एग्जाम्पल को समझाया गया है कि कौन से काम है। शुड है तो शुड से ये बताया गया है कि गेम फेयर प्ले हो रहा है, यहाँ पे आराम से गेम खेल रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं ये। नेक्स्ट है जिसमें ये झगड़ा कर रहे हैं, शुड नॉट, जो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा होगा फुटबॉल का गेम, रेड कार्ड का यूज़ किया जाता है, रेफरी रेड कार्ड इशू करता है और उस प्लेयर को ग्राउंड से बाहर जाना होता है। तो इस तरह से एक रेफरी को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो रूल्स को एनफोर्स करवाए, लागू करवाए। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अथॉरिटी है, एक ताकत है, एक शक्ति है। अथॉरिटी वैसे होती है सत्ता, कि एक ऐसी सत्ता है जो सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में रूल्स को एनफोर्स करवाती है। रूल्स तो बने हुए हैं और एनफोर्स करवाने का काम भी है उसका, कि वो एनफोर्स करवाएगी, मीन्स उसमें लिखे में उनको मानना होगा। ओके, तो इस तरह से हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो सोसाइटी में और कंट्री में रूल्स को एनफोर्स करती है, नियमों को लागू करती है, कानून लागू करती है कि सोसाइटी या कंट्री कैसे रन होगा, कैसे चलेगा, उन्हें कौन कौन सी बातें माननी होगी, कौन कौन से काम उन्हें करने हैं और कौन कौन से काम उन्हें नहीं करने हैं। ओके, अब हम पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एक सिंपल पीछे वाला एग्जांपल था सोकर गेम का, जिसमें एक फाइनल अथॉरिटी थी, एक सुप्रीम अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब हम इसे पॉलिटिकल साइंस के जो पर्सपेक्टिव है, एस्पेक्ट है, उससे समझेंगे कि राजनीति विज्ञान में, क्योंकि टॉपिक तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस में एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है।
तो इसमें आप देख सकते हैं सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स आल्सो नोन एज लोकसभा, राज्यसभा इन इंडिया। देखिए हमने पिछले जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ा था कि देर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसी तरह से देखिए सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा। ये लेजिस्लेचर क्या होती है? जो वहाँ दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा उसके 2 हाउस हैं, दोनों हाउस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इलेक्ट होकर के, जिनको हम चूज करके भेजते हैं वहाँ पे, एमपीज जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के लेजिस्लेचर बनाती है। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के लिए एक टर्म का यूज करेंगे, वो होगी लेजिस्लेचर। सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर कुछ रूल्स बनाती है। और देखिए जनरली लेजिस्लेचर का काम भी क्या है? मेक्स अ लॉज, रूल्स बनाने का काम, कानून बनाने का काम है इसका। एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है उन लॉज का, रूल्स का, और जुडिशरी उनको चेक करती है कि कहीं कुछ गलत रूल्स तो नहीं बन गए। तो सबसे पहला काम लेजिस्लेचर का है कि लेजिस्लेचर कुछ रूल्स बनाएगी फॉर देयर ओन कंट्री आर कॉल्ड लॉ। अब देखिए कि लेजिस्लेचर कुछ रूल्स बनाएगी, जब तक वो लागू नहीं होंगे ना तब तक वो रूल्स हैं, लेकिन जैसे ही जो हमारे दोनों हाउस हैं उनमें सिग्नेचर हो जाते हैं और हमारे दोनों हाउस से वो पास हो जाता है वो बिल, और जब प्रेसिडेंट उस पर फाइनल अथॉरिटी जो है सिग्नेचर कर देते हैं तो उसके बाद बनता है वो लॉ, कानून बन जाता है कि अब तो ये एनफोर्स होगा ही। मीन्स इसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ये लागू हो चुका है, सबको मानना ही पड़ेगा, कि जो भी कंट्री में है सबको मानना पड़ेगा ये। तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा अपने देश के लिए, और उनको बोलते हैं लॉ, कानून। वी नीड लॉज इन सोसाइटी सो आवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली। वी नीड लॉज इन सोसाइटी, कि हमें समाज में कानूनों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? आखिर क्यों जरूरी है कि हम सोसाइटी में लॉज बनाएं, रूल्स बनाएं? जरूरत क्या है? मतलब वाई आर नेसेसरी लॉज इन सोसाइटी। ठीक है, क्यों जरूरी है इनकी, क्यों बनाए जाते हैं ये? वी नीड लॉज इन सोसाइटी, हमें सोसाइटी में लॉज की जरूरत है, कानून की जरूरत है। सो क्यों? इसलिए जिससे सो आवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली, जिससे कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी रेगुलेट होती रहे और काम करती रहे प्रॉपर तरीके से, बिना किसी एनार्की के, अराजकता के, डर के। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा देश स्मूथली रन करता रहे, चलता रहे, सब अपने अपने काम करते रहें, बिना किसी दूसरे के एरिया को एनक्रोच करके, अतिक्रमण करके। तो लॉज बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कि ये सुगम रूप से चलती रहे, हमारा समाज चलता रहे प्रॉपर तरीके से। दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस, कि लॉज इस तरह से बनाए जाते हैं, दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस, कि ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करे, लॉज हमारी सुरक्षा करे, सिविलियन की, नागरिकों की सुरक्षा हो। एंड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति की भी सुरक्षा हो। एंड टू एंश्योर, और ये भी एंश्योर करते हैं लॉज, दैट एवरीवन इन सोसाइटी बिहेव द वे
दैट द कम्युनिटी एक्सेप्ट देम टू एंश्योर दैट एवरीवन इन सोसाइटी बिहेव, कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा समाज में। ये काम भी लॉज का ही है कि लॉज सबसे पहले बनाए गए, ड्राफ्ट किए गए, प्रारूप तैयार किया गया, तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड की गई कि किस तरह से सबका आचरण होगा, व्यवहार कैसा होगा, बिहेव किस तरह से हम करने वाले हैं समाज में। जैसा कि कम्युनिटी हमसे एक्सेप्ट करती है, जैसा कि समाज हमसे चाहता है कि हम किस तरह का बिहेव करेंगे, जैसा कि समाज सम्मत हो, जो कम्युनिटी एक्सेप्ट करती हो, एक्सपेक्ट करती हो, सॉरी एक्सेप्ट नहीं है, एक्सपेक्ट करती हो। एक्सपेक्टेशंस होती है ना, कि हमारी एक्सपेक्टेशन, समाज की एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे कि हम समाज में किस तरह से रहेंगे। तो इस तरह से लॉज का काम है, ये लॉज डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, और उसके साथ साथ लॉज ये भी इंश्योर करते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है। जो सोसाइटी ऐसी चीज़ें मानती हो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें भी चलना है। मीन्स सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। सोसाइटी के अगेंस्ट है तो एक तरह से वो कहा जाएगा अगेंस्ट द लॉज, उसे कहा जाएगा। लॉज टेल अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस। लॉज टेल अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। लॉज हमें बताते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन, कि हमारे जो भी एक्शंस हैं, हमारे जो भी काम हैं, एक्शंस, हम जो भी काम करते हैं समाज में रह करके, सोसाइटी में रह करके, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उनके परिणाम क्या होंगे। कि हमने जो भी काम किया उनके कोई परिणाम होता है, अच्छा काम किया तो अच्छे, या बुरा काम किया तो बुरे। कि जिस तरह से अगर हमने लॉफुली कोई काम किया है तो वो कानून के सम्मत है, समाज भी उसे स्वीकार करेगा। लेकिन अगर हम अनलॉफुल, अगर गैर कानूनी किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो सोसाइटी भी उसे स्वीकार नहीं करेगी और इस तरह से हमें पनिश किया जाएगा। लॉज हैव बीन द ग्लू दैट हैज कीप्ड सोसाइटी टुगेदर। तो इस तरह से इसमें एक सिंपल बताया गया कि लॉज हैव बीन द ग्लू, कि जो कानून होते हैं वो एक ग्लू की तरह है, जो चिपकाने का काम करता है, कि एक ग्लू की तरह है, दैट हैज कीप्ड सोसाइटी टुगेदर, जो सोसाइटी को एक साथ बनाए रखता है। जैसे दो चीज़ों को ग्लू चिपकाने का काम करता है, तो उस तरह से लॉज भी क्या करता है, समाज को एक साथ बनाए रखता है। विदाउट लॉज देयर वुड बी कंप्लीट एनार्की। बिना कानून के पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होंगी, गैर कानूनी गतिविधियां होंगी, और हमारी सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर पाएगी, सुगम रूप से नहीं चल पाएगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल। ये सामान्य शब्दों में आगे और समझाया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब देखिए लॉज किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी सेट ऑफ रूल्स ही है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का मतलब यहाँ कोई ज़मीन हो सकता है, ज़मीन मतलब कोई देश है, कोई कंट्री है। इसे आप कई तरह से समझ सकते हो। ये समाज भी है, लैंड यहाँ पे समाज भी है, देश भी है, ज़मीन भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ और रूल्स बनाए गए हैं, कुछ और लॉज बनाए गए हैं, तो उनको कन्फर्म करने का काम, एक तरह से उनको पावर देने का काम या उनको कंट्रोल करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। जैसे बहुत सारे रिलीजियस रूल्स होते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनको बदल देता है। देखा गया है पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसे कुछ रूल्स बदले गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबरीमाला मंदिर में
एंट्री को लेकर के था तो उसे बदल दिया गया। वो भी एक रिलीजियस रूल्स था, हजारों साल से चला आ रहा था, लेकिन उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बदल दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, ना कि रिलीजियस जो रूल्स है ना वो सुप्रीम लॉ है। ओके, तो ऑल अदर जो लॉज हैं, सब दूसरे जो लॉज हैं ना, उनको भी पावर मिलती है, उन्हें भी ताकत मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें मानता है कि ये सोसाइटी के लिए ठीक है तो वो चलते रहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे भी हटा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लॉज, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज कंटेन होते हैं कंसर्निंग द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जिस तरह के नियम बनाती है, मीन्स कंसर्निंग द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट को बनाने हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कोई अपने आप तो बनता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया जाता है, संशोधन भी किया जाता है, मीन्स कुछ नए रूल्स उसमें डाले जाते हैं, पुराने जो रूल्स हैं उनको हटा दिया जाता है। अगर ओल्ड हो गए टाइम टू टाइम, आज अगर पुराने हो गए, ऐसे रूल्स हटाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वही लॉज होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट कंसर्न करती है, हमारी गवर्नमेंट को बनाने होते हैं, कि जिससे कि आसानी से काम चलता रहे, समाज चलता रहे। एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल, और उसके साथ साथ लोगों के संबंध, कि गवर्नमेंट के लोगों के साथ कैसे संबंध है, तो उस तरह से रूल्स बनाए जाएंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद टू मेन आस्पेक्ट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है कंसर्न करता है दो मेन आस्पेक्ट पे, दो आयाम पर ये काम करता है। इसके एक तरह से आप कह सकते हो कि दो, यहाँ पर ये कह सकते हो आप, दो इसके पार्ट हैं, दो भाग हैं, दो आयाम हैं, इसके आस्पेक्ट बनाए गए हैं। दो आस्पेक्ट कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? फर्स्ट आस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखा जाता है, जो ए हमारा पॉइंट है, द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं हमारे देश में, अलग अलग जो लेवल बने हुए हैं, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ रियल हम बात कर रहे हैं कि रियल पावरफुल कौन है, तो रियली पावरफुल जो स्टेट गवर्नमेंट है उस लेवल पर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और लोकल लेवल पर हम देखते हैं तो जो सरपंच हैं हमारे ग्राम पंचायत के। तो इस तरह से जो अलग अलग लेवल्स हमारे देश में गवर्नमेंट के 3 लेवल जो बनाए गए हैं, उनमें कैसा रिलेशन होगा, एक तो ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न करता है पहले एस्पेक्ट से, कि सबसे पहले तो ये देखता है कि जो गवर्नमेंट के 3 लेवल बने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उनके बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल बने हुए हैं उनमें रिलेशंस कैसे होंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। ये 2 एस्पेक्ट हैं, देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। First is the relation between the different levels of government, and next between the government and the citizens. इसमें आगे बताया गया रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल। तो देखिए, आप पॉज करके इनमें जो भी की टर्म्स आपको लगे इम्पोर्टेंट है उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और वैसे ये हमारा टॉपिक क्लास 6 to 10th के लिए कवर करता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर सब क्लासेज में आता है, तो ये उन सब क्लासेज में से कवर करता है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके आगे से, क्योंकि बहुत सारे इसमें अभी ब्रीफली डिस्कस करना बाकी रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5-6 पार्ट में बनने वाला है इसका वीडियो। तो आप इतना, ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉमन अभी समझा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है,
तो पॉज करके आप इसे 2-3 बार देख सकते हैं और नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ये लर्न हो जाएगा। थैंक यू।